तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपन शॉर्ट वे पे जो ऑपरेटर का एग्जाम्पल टर्म होता है इसे अपन समझ लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि ऑपरेटर के दो टेस्ट होते हैं, पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है और दूसरा एडवांस टेस्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडवांस टेस्ट के बारे में, जो कि सेकेंड स्टेज होता है और आपकी मेरिट इसी की बेस पे डिसाइड होती है। ठीक है, और जो ऑपरेटर के एग्जाम होता है ना दोस्तों, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 क्वेश्चन पहले 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रहते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है, यानी कि 120 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, और आप सभी लोग को ये तो समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का आता है और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, -1 नंबर की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझा दिया ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है। पहले क्वेश्चन पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे एक अवकल समीकरण दिया गया है। इस अवकल समीकरण की अपने को घात बतानी है, इसकी डिग्री कितनी आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे साइन का फंक्शन क्या है, dy अपन dx लिखा है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, जब भी एक ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह लिखा रहता है, ठीक है, तो उस तरह इक्वेशन पे क्या होता है दोस्तों, इस तरह सिचुएशन पे यहाँ पे किसी किसकी कोई हाथ नहीं होती है। तो दोस्तों आप हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 6 के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इस पहले से क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है, इस इक्वेशन पे यानी कि इस अवकल समीकरण पे आपको इसकी घात बताना है, यानी कि आपको इसकी डिग्री बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे साइन का फंक्शन लिखा रहता है, साइन या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे साइन लिखा है, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है। ठीक है, और साइन के फंक्शन पे dy अपन dx लिखा रहता है ना, तो आप सभी लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो पावर होती है डिसाइड होती है dy अपन dx से डिसाइड होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे dy अपन dx ये साइन का फंक्शन है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे इसकी कोई हाथ नहीं होगी। आपको इतना याद रखना है, जब भी यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं और उसके अंदर dy अपन dx लिखा रहता है, तो वहाँ पे कोई हाथ नहीं होती है। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आप सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले अपन इसे इसके मतलब मान को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आता है दोस्तों, √3 - 1 टू √2, ये होता है साइन 15 की वैल्यू। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन आएगा कि इसे अपन को कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो संख्याओं को ज्ञात करना है जैसे आपको पता रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन 15 है ना, तो अपन इसे इस तरह लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री -30 डिग्री, ऐसा लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, 45 में से यदि अपन 30 को घटाएंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन ए माइनस बी, ये वाला आप फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले पे यहाँ पे आप सभी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना। अब मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे लिख के तो बताता नहीं रहूंगा कि साइन 45 साइन 30। ठीक है, आप सभी लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे दिया। और ठीक है, तो आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, सूर्य के कारण 6 फुट के व्यक्ति की छाया 4 फुट पर बनती है। जबकि दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, व्यक्ति के पास वाले खंभे की छाया 36 फुट बनती है। तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, अपने को ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति बना लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 6 फुट है, लेकिन इसकी छाया कितनी बनती है, 4 फीट की बनती है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे एक पोल है, ये जैसे एक पोल है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, नहीं यहाँ पे इसकी दूरी कितनी है, इसकी हाइट कितनी बनती है, 36 फीट बनती है। तो अपने को इसकी क्या करना है, अपने को इसकी हाइट निकालना है।
दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे समरूपता का कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 6/4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, x/36 आ जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आया ना, बस इतना ही आपको करना था और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले 2 से काट देते हैं, तो यहाँ पे 3 बारी में जाएगा और यहाँ पे 2 बारी पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कितने बारी में जाएगा, 18 बारी पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/18, यही आएगा ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों डायरेक्ट 54, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 54 फीट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आया ना, ठीक है। अब दोस्तों सीधे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन पे अपने को क्या करना है, अपने को रेखा की प्रवणता निकालना है कि इसकी प्रवणता कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। आप सभी लोग ने 11th-12th पे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे बहुत बारी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता होगा ना, ये वाला इक्वेशन तो अपने को याद है, y बराबर mx+c, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आपको याद है ना, बस आपको क्या करना है, ये वाला जो समीकरण है ना, इस समीकरण को इसी फॉर्मेट में अपने को बदल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 3y, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। इतना यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे माइनस पे कर दिया, पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने को इस फॉर्मेट में इसको बदलना है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 4x, और यहाँ पे जो ये वाला 3 था तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4/3 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोग को समझ आएगा ना, बस ऐसे ही करना था। अब दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी और इनकी आपस में तुलना कर देना है, ठीक है। तो जब आप इनकी तुलना करेंगे ना, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे 4/3 आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। अपने को क्वेश्चन पे क्या बोला था, प्रवणता निकालना था, यानी कि अपने को स्लोप निकालना था। स्लोप की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -4/3 यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर था। जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं मेरे से। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे के अंतिम बिंदु कितने हैं, 2 - 1, और यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आती है ना, जहाँ पे व्यास के अंतिम 2 बिंदु दिए रहते हैं, तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है, जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी यहाँ पे बनेगा दोस्तों, जब व्यास के अंतिम 2 बिंदु दिए रहते हैं, तब एक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, x(x-1), ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x(x-2) प्लस y, इसी तरह से y रहेगा y(y-1), और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y(y-2), ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 रहेगा। बस आपका आंसर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप सभी बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, कैसे अपने को फाइंड करेंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला बिंदु है ना, ये x1 आएगा, ठीक है, और ये y1 आएगा, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, y2 रहेगा, और ये रहेगा x2, और ये रहेगा y2। बस इतना ही आपको करना था। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, आप सभी लोग को गलती मत हो, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिएगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे -2 लिखा है, ये x2 है, और यहाँ पे जो ये 2 लिखा है, ये y2 है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सीधे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने x लिख दिया। x2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y है, y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, -1 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है दोस्तों y, और y2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, y2 की वैल्यू है 2, बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मैं सीधे इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, x² y² -y -6 बराबर 0, ये जो है तो वृत्त का समीकरण रहेगा। कौन से ऑप्शन पे दिया हुआ है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। वैसे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे आप सभी लोग कॉपी पे सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है,
यहाँ पे जो विषम संख्या है ना 1, 3, 5, 7 और यहाँ पे ये क्या बोले 2n-1 तक इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों विषम संख्याओं का योग कितना होता है दोस्तों? विषम संख्याओं का योग हमेशा होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। समझ आ गई ना? अब दोस्तों सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 30 सेकंड की टाइमिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है? आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, आपको जो एग्जाम होगा ना, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है? यदि आप इस मॉक टेस्ट पे, इस मॉडल पेपर पे आप मान के चलिए दोस्तों 40 प्लस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं ना, तो भी आप दोस्तों ऑपरेटर की तैयारी कीजिएगा। ठीक है? क्योंकि दोस्तों आज की डेट पे इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई जाने लगी है। ठीक है? इस वजह से दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, तैयारी को आप बहुत मस्त कीजिए, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है? तो दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद क्या है 19 है, सत्रहवां पद कितना है 96 है, तो इसका 25वां पद क्या होगा? ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग को ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना, समांतर श्रेणी वाला क्या फॉर्मूला होता है, ए एन माइनस वन डी। ये वाला फॉर्मूला अपने को याद है ना, बस आपको इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे छठवें पद की बात की गई ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि 6 - 1 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 - 1 डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए प्लस 5 डी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन पेपर कितनी बताई गई दोस्तों, छठवां पद कितना है 19 है। ठीक है ना? इतना आप सब लोग समझे ना? इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 17वां पद कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17वां पद यहाँ पे कितना है दोस्तों, 17वां पद यहाँ पे कितना आया है, एक सेकंड। यहाँ पे मैं 17वें पद की बात करता हूँ, तो 17वां पद यहाँ पे कितना है दोस्तों, 96 है। ठीक है ना? इतना ही है ना? तो और यहाँ पे 17वें पद अपने को निकालना है, तो अपन को 17 यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 17 में से एक घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, ऐसे रहेगा ना। यहाँ पे 17वां पद ये आ गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 6वें पद और 17वें पद को आपस में घटा देना है। ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे घटाएंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? तो आप करते हैं, इसे घटा देते हैं। ठीक है? इसे घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो ये कट गया। ठीक है? यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा -11 डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा -77 डी, यानी कि 77 आ जाएगा, -77, माइनस माइनस ये कट गया, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, डी की वैल्यू यहाँ से आ गई 7। इतना आप सब लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, अपने को ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है? तो ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दोस्तों अपन छठवें पद का यूज करते हैं। तो छठवां पद यहाँ पे कितना है 19, ए प्लस 5 डी है, यही है ना? तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 19 लिख दिया, और यहाँ पे कितना है ए प्लस 5 यहाँ पे हमने लिखेंगे, और डी की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, डी की जगह हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है? तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 19 है, और यहाँ पे -35 आ जाएगा, और यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है? तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, -16 आ जाएगी। इतना आप सब लोग को अच्छी तरह से पता चल गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू भी है और यहाँ पे डी की वैल्यू भी है। तो आपने को क्या करना है दोस्तों, इसका 25वां पद निकालना है। तो इसका 25वां पद क्या होगा दोस्तों, 25वां पद इसका होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए प्लस 25 - 1 डी, यही होगा ना। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस 24 डी, यही आएगा। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे है -16, यहाँ पे 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 है। ठीक है? तो जब आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 152 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है? ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अति परिबल है एक्स स्क्वायर बटे 100 माइनस वाई स्क्वायर बटे 75 बराबर 1 दिया गया है, तो इसकी उत्केंद्रता क्या होगी? तो दोस्तों अति परिबल की उत्केंद्रता क्या होगी, अति परिबल की उत्केंद्रता होती है √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही होती ना। अब आपको क्या करना है, अब आप सभी लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती क्या है। अति परिबल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण से इसकी तुलना कर देना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। ठीक है? यही आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 75 है, यहाँ पे लिख दिया फिर से। ठीक है? तो यहाँ पे ई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए ई, यहाँ पे √1 प्लस
ए स्क्वायर कितना है 75 है यहाँ पे, और ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है 100 है, यही है ना। अब आपको यहाँ पे इसे सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पे 25 से काट देते हैं, तो 25 75, 25 चौको 100, ठीक है। तो यहाँ पे ई बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 4 प्लस 3/4, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 7 अंडर रूट 4 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अंडर रूट यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है, 6 का फैक्टोरियल क्या है। 6 का फैक्टोरियल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद 1 बराबर, ठीक है, यही आएगा ना। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 6 30, 30 में 4 का जो गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 में 3 का गुणेंगे तो 360, 360 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 720, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक एक्स डीएक्स का समाकलन क्या होगा, आपको इसका इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक तरह का फॉर्मूला ही है, ठीक है। फॉर्मूला आप सब लोग इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे जाके इसे याद कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस 10x प्लस सी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 125 लिखा है, 125 का कितना है 20% है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 20/100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से 130 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे 80 लिखा है, तो 80 को लिख सकते हैं 80/100, ठीक है। इतना आप सभी लोग को समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितनी बारी में जाएगा दोस्तों, 5 बारी में जाएगा, और ये फिर कितनी बारी में चला जाएगा दोस्तों, 25 बारी पे जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हमने लिख दिया। अब ये दोस्तों यहाँ पे जीरो ये कट गए, और यहाँ पे जीरो ये कट गया, तो 13 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 104 होते हैं। तो 25 और 104 को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 129। कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर देगा। समझ तो आ गए ना दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं आप मेरे से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परिधि कितनी बताई गई दोस्तों, परिधि बताई गई है 44 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और यहाँ पे कितनी बताई गई है 44 बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाई के लिए लिख दिया 22/7, और यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, और यहाँ पे कितना है 44 है, ठीक है। तो आप यहाँ से काट दीजिएगा, ये 2 बारी पे जाएगा, ये भी 2 बारी कट गया, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, पाई का मान क्या होता है दोस्तों 22/7, और आज आर यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 यहाँ पे स्क्वायर हमने लिख दिया 7 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 7 के साथ ये कट जाएगा, 154 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल बता देता हूँ, ठीक है। आप सब लोग इसे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आई है, आई के बाद यहाँ पे आप जे लिख दीजिएगा, इसके बाद के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब भी वेक्टर क्वांटिटी का गुणा होता है इसी सर्कल पे होता है, आई के साथ जे का होगा, जे के साथ के का होगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा होता है, ठीक है, यही सर्कल को फॉलो करते हैं। यदि आप इसमें छेड़खानी करते हैं तो यहाँ पे माइनस लग जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आई लिखा है, और यहाँ पे जे इंटू के लिखा है, तो जे और के लिखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आई, ये आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों जे है, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों आई, और यहाँ पे के है, आई और के है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस पे जे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इंटू आप सब लोग ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस आ गया। अब यहाँ पे के, यहाँ पे टोप लगा दीजिएगा, आप सभी लोग टोपी लगा दीजिएगा, कि ऐसा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे के है, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे डॉट लगा दिया, आई इंटू जे, आई इंटू जे, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों आई। अब दोस्तों साथ इसमें एक मतलब एक नियम होता है, यदि दोस्तों वेक्टर वेक्टर का गुणा करते हैं सेम वेक्टर का, तो हमेशा एक आता है, ठीक है। आई इंटू आई का गुणा करेंगे तो एक आएगा, के इंटू के का गुणा करेंगे तो के इंटू के का गुणा करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। जे इंटू जे का गुणा करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जे इंटू जे का गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग को इतना पता चल गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक आ गया,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस प्लस तो जुड़ गया तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों इसका, 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आ गए हैं, इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या बोला गया है दोस्तों, इसे आपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 64 लिखा है, ठीक है। तो 64 25% को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 25/100 करेंगे, 25 पे जब अपन 100 को भाग लगाते हैं तो 1/4 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस हमने यहाँ पे x कर दिया। अब आपको क्या करना है, 48 और 32 को अपन को यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। 48 और 32 को अपन जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना दोस्तों, माइनस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 4 में आपको 2 का भाग लगा देना, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 चौको 64, यानी कि 16 बारी पे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 प्लस एक्स बराबर 78। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 65। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ तो आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने को एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे एचसीएफ की बात आती है ना, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ निकाला तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा और इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है, एलसीएम, ठीक है। और यदि यहाँ पे एलसीएम पूछा जाता तो इसका अपोजिट हो जाता, पहले ऊपर एलसीएम निकलता है इसके बाद एचसीएफ निकलता। लेकिन दोस्तों पहले अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 8, 9 और 54 इसका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। 15, 10, 25 का इसका बाद एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 150 आ जाएगा। तो 1/150 यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, यदि 6 वस्तु को देने पर, 6 वस्तु को खरीदने पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, यदि 6 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त दी जाती है तो छूट का प्रतिशत कितना होगा, अपने को ये बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे अपने को क्या निकालना है, छूट निकालना है, यानी कि अपने को डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। और क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, मुफ्त दी जाने वाली वस्तु का है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू यहाँ पे 100 रहेगा बटे A+B। ये एक फॉर्मूला होते हैं, इससे आप डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं जब वस्तुएं मुफ्त दी जाती है, ठीक है। अब आप सभी लोग ये बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे। दोस्तों ए की जगह यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो वस्तु मुफ्त दी जाती है, यानी कि यहाँ पे मुफ्त वाली वस्तु को यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। मुफ्त वस्तु यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। बी की जगह क्या लिखते हैं दोस्तों, जो भी यहाँ पे वस्तु लिखती है रहती है उस वस्तु को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इतना ही आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, मुफ्त वाली यहाँ पे वस्तु कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे हमने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है ना। इतना आप सभी लोग को समझ आएगा ना, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो कितने बारी पे जाएगा, 4 बारी पे जाएगा। 100 पे यदि अपन 4 का भाग लगा देंगे तो कितने परसेंट डिस्काउंट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा 25%। 25% यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर था, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य संख्या वही होगी जिसके लास्ट के दो डिजिट यहाँ पे 4 से पूरी तरह से विभाजित होंगे, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट को अपने को यहाँ पे लेना है, 2 डिजिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 4 से वही संख्या यहाँ पे मतलब डिवाइड होती है जो 4 मतलब 2 डिजिट उसके 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट यहाँ पे 4 से भाग जाने चाहिए, बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यदि आप 72 पे 4 का भाग लगाएंगे तो इसके पे चला जाते हैं, 93 पे नहीं जाते हैं, इसके बाद 94 पे भी नहीं जाते हैं और यहाँ पे 66 पे भी नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 4 वाले नियम क्या है दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट जिसमें 4 का भाग चले जाते हैं वह संख्या 4 से विभाजित होती है,
ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, इसके बाद यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे +7 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 का अंतर आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे +11 का अंतर आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे कितना आता है? +13 का अंतर आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? +15 का अंतर आएगा। तो 44 में भी अपन 15 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्या बोला है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:4 है। 4 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? अपने को ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु कितनी है? 6x है, ठीक है। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है? 4 वर्ष पहले, तो ए की 4 वर्ष पहले आयु क्या रही होगी? 6x - 4, और बी की क्या रही होगी? 5x - 4। इनका अनुपात क्या था दोस्तों? इनका अनुपात था 5:4। यही था ना। अब जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या गुणा से आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 जब आ गई ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि a की एज कितनी आ जाएगी वर्तमान? a की एज यहाँ पे आ जाएगी 24। इसी तरह से b की एज कितनी आ जाएगी? 5 पे यदि अपन 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो b की एज कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पे क्या बोला है? अब से लेके 12 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात क्या होगा? तो a की आयु 12 वर्ष के बाद कितनी होगी दोस्तों? a की आयु होगी 12 वर्ष बाद, अभी कितनी है? 24 है, ठीक है। 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बी की आयु अभी कितनी है? 20 है। 12 वर्ष बाद यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है दोस्तों? ए और बी इनकी आयु का अनुपात अपने को निकालना है। तो यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 32 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो कितने बार पे जाएगा? 4×36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4×8 = 32, यानी कि 9:8 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना? कोई दिक्कत वाली बात हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि अपने को प्रायिकता निकालना है। काले या नीले रंग होने की प्रायिकता अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे काली बॉल कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे काली बॉल कितने हैं? 8 हैं। और यहाँ पे नीली बॉल कितनी है? 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे ब्लैक बॉल कितनी है? 8 है। और यहाँ पे ब्लू बॉल कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे ब्लू बॉल कितनी है? 3 है, ठीक है। तो 8 और 3 को अपन जोड़ देंगे तो कितना आता है? 11 आते हैं। और कुल बॉलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 8 से 14, 14 4 18, 18 3 21, यानी कि इसके प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों? 11/21 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देगा। आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अपन इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बस वीडियो को आप सभी लोग प्यार से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों फिजिक्स का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 1 नैनोमीटर पे कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? यानी कि नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, आपको ये बताना है। तो 1 मीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था और आप सभी लोग सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 10 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। यही होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब यहाँ पे बल कितना है दोस्तों? बल यहाँ पे 50 न्यूटन है, ठीक है। और यहाँ पे विस्थापन कितना है दोस्तों? 10 मीटर है, ठीक है। न्यूटन को आप मत लिखिएगा। तो यहाँ पे कार्य कितना आता है? 500 जूल, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग को समझ तो आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों? लाल, नीला और हरे, इन प्रकाश को आपस में जब मिला देते हैं ना तो कौन सा रंग बनता है? तो जैसे यहाँ पे लाल है, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया, इसके बाद ब्लू लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे ग्रीन लिख दिया। जब आप इन्हें मिला देंगे ना दोस्तों तो कौन सा प्रकाश बन जाएगा? व्हाइट रंग का यहाँ पे प्रकाश बन जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश एक दूसरे के समांतर यदि प्रकाश में एक दूसरे के समांतर समतल दर्पण रखे जाते हैं तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 समतल दर्पण यहाँ पे रखे गए हैं, तो इनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपको ये बताना है। तो इनके बीच दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों?
विद्युत द्विध्रुव का आवेश कुल कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव का आवेश कितना होगा आपको ये बताना है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का आवेश कुल कितना होता है आपको ये बताना है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है दोस्तों, इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ तरफ प्लस पे रहेगा और यहाँ तरफ माइनस पे रहेगा। तो उसका कुल आवेश रहेगा ना, कुल आवेश क्या रहेगा दोस्तों, जीरो हमेशा रहेगा, क्योंकि दोस्तों प्लस और माइनस आपस में काट देंगे तो यहाँ पे जीरो ही रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का आवेश हमेशा जीरो होता है। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो कूलाम प्रति सेकंड बराबर होता है एम्पियर। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील को कार 10 सेकंड पे 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते हैं, बस आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? त्वरण बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, यही होता ना, और तो कुछ तो होता नहीं, यहाँ पे मैंने समय लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन कितना होता है दोस्तों? वेग यहाँ पे कितना है 20 है और समय यहाँ पे कितना है 10 है। तो यहाँ पे त्वरण कितना आ जाएगा 2 सेकंड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ प्रति सेकंड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, संवेग किसका किसका गुणनफल है? तो संवेग किसका किसका गुणनफल होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गति का पहला समीकरण यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया था दोस्तों, संवेग, संवेग को अपन किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान यानी कि एम इंटू भी, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग है। गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गए ना दोस्तों? जो गति का पहला समीकरण होता है ना, वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो होता है? तो यानी कि जी की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है? तो पृथ्वी के केंद्र पे जी की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तारों को समानता किसमें कोट किया जाता है? तो जो विद्युत तार होते हैं ना, उस पे अपन किसको लेपित कर देते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड से लेपित करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो किरचॉफ का नियम है ना, किससे संबंधित है दोस्तों? विद्युत प्रतिपथ से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम विकल्प सही है, ठीक है। तो जो कूलाम का नियम होता है ना, ये बिंदु आवेश के लिए वैलिड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग को समझ तो आए ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? ठीक है। तो इंद्रधनुष जो होता है ना, उसपे सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, और सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की होती है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन बराबर सी अपन भी होता है। तो सी यहाँ पे क्या बताता है आपको ये बताना है। तो जो सी है ना, निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्टेटोस्कोप का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेटोस्कोप होता है ना, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे वेवलेंथ बताई गई है। आपको ये बताना है कि 400 नैनोमीटर के बीच में कौन सी वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो कौन सी वेवलेंथ होती है दोस्तों? विजुअल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग को याद ही करना पड़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग भी दे सकता हूँ। आप सभी लोग अच्छी तरह से सोचिए और आंसर को बताइए।
दोस्तों यदि अपन किसी गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना तो उसका त्वरण अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बल का विमीय सूत्र अपने को बताना है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, -2 यहाँ पे बल का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक अभिक्रिया बताई गई है, आपको ये बताना है कि ए की जगह पे क्या आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी किसी रासायनिक समीकरण पे ए क्यू मतलब क्या होता है, रासायनिक समीकरण पे ए क्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्वस पोजीशन, ठीक है। तो ऑप्शन एक्वस मतलब जलीय अवस्था यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को बंडर एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो बंडर एलिमेंट के रूप में दोस्तों टाइटेनियम को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होते हैं। तो जो दोस्तों गैस होती है ना, जो नीले नीले रंग की लौ होती है सर्वाधिक गर्म होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, उर्वरकों के थैले पर मुद्रित एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ पे पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि एनपीके का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और के मतलब हो गया पोटेशियम। सिंपल सा था, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है। विषम परमाणु अणु को यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों, यानी कि विषम परमाणु का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग पदार्थ यहाँ पे कौन से में जुड़ा नहीं है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन यहाँ पे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे अमोनिया है। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। लेकिन दोस्तों यहाँ P4 जो है ना, यहाँ पे समपरमाणु अणु हो गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण यानी कि प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया उत्पादित करती है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो अभिक्रिया होती है ना, अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के जलने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों मीथेन को जब अपन जलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आप ये बताइए। इसी क्वेश्चन है, मीथेन के जलने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होते हैं। इसी क्वेश्चन था, आप सभी लोग याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन पे अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दी गई है। बेंजीन रिंग के साथ दोस्तों यहाँ पे NH2 जुड़ा है। तो इस कार्बनिक यौगिक को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, एनिलीन बोलेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली दोस्तों मैंने इस वीडियो पे आपको जो 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट आता है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सभी लोग मॉडल पेपर को लेवल को देख सकते हैं, मैंने किस तरह से मॉडल पेपर को डिजाइन किया है, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन तरह के मॉडल पेपर को ले सकते हैं। इस तरह के मैं आपको 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर और 10 प्री के मॉडल पेपर यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट के मॉडल पेपर सिर्फ 29 रुपए में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इससे सस्ता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं, मैंने इस मॉडल पेपर पे यानी कि जितने भी मॉडल पेपर मैंने डिजाइन किए हैं, एकदम हूबहू एग्जाम के लेवल को मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप 29 रुपए दे के इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट हो, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी ID यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे सिर्फ एक ही चैनल है, ठीक है, एग्जाम ब्रिज। आपको इसी को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।